वर्षा, स्वागत है आपका इस चैनल पे। आज हम बात करेंगे CDSL के बारे में। हम उसका बिजनेस मॉडल देखेंगे, वो पैसे कैसे कमाते हैं, मोड्स की बात करेंगे और एंड में हम वैल्यूएशन के बारे में भी देखेंगे। उसके पहले देखते हैं कि CDSL का बिजनेस मॉडल क्या है। 1996 के पहले अगर कोई शेयर्स खरीदता था तो उसको शेयर सर्टिफिकेट मिलते थे, फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट, लेकिन उसके कुछ अपने फ्लॉज थे, जैसे वो फट जाते थे। ठीक है, फिर अगर आपके पास 100 शेयर्स हैं और आपको सिर्फ 50 ही शेयर्स बेचने हैं, तो लेकिन आपके पास जो फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट है वो तो 100 शेयर्स का है, तो ऐसे में पहले आपको कंपनी के पास जाके उसको स्प्लिट करवाना पड़ता था, 2 शेयर सर्टिफिकेट्स बनवाने पड़ते थे और फिर आपको 50 शेयर्स आप बेच देते, तो इसको काफ़ी टाइम लग जाता था। फिर फ्रॉड्स भी होते थे। ऐसे में ना सेबी ने CDSL को परमिशन दी कि आप ये बिजनेस ओपन कीजिए। यहाँ पे शेयर्स को डीमटेरियलाइज किया जाता है। सेबी ने और एक कंपनी को परमिशन दी थी, NSDL। ठीक है, NSDL CDSL ये डिपॉजिटरी बिजनेस में है। तो अब अगर आपको शेयर्स खरीदने हैं, ठीक है, तो आपको उसके पहले डीमैट अकाउंट खोलना पड़ता है। अच्छा, डीमैट अकाउंट अलग होता है और ट्रेडिंग अकाउंट अलग होता है। तो डीमैट मतलब क्या, जहाँ पे आपके शेयर्स रखे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि अब आपके पास फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट्स नहीं होंगे, अब आप उस शेयर सर्टिफिकेट्स को या उस शेयर्स को डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में रखा जाता है। और ट्रेडिंग अकाउंट क्या, जिसके थ्रू आप बाय सेल कर सकते हो। अब अगर आपको शेयर्स में इन्वेस्ट करना है तो आपको डीमैट अकाउंट होना जरूरी है। तो जहाँ पे आप डीमैट अकाउंट खुलवाते हो ना, जैसे जीरोधा, ये अपस्टॉक, ठीक है, जहाँ पे भी आप डीमैट अकाउंट खुलवाते हो उनको बोलते हैं DP, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। तो अगर आगे अभी मैं DP बोलूंगी तो आप समझना, जहाँ पे आपने डीमैट अकाउंट खुलवाया है उसको बोलते हैं DP। आप ये DPs के पास डीमैट खुलवा देते हो, लेकिन एक्चुअल में आपका डीमैट खुलता है CDSL या NSDL के पास। तो जिस भी डिपॉजिटरी से, CDSL NSDL ये डिपॉजिटरी है, तो जिस भी डिपॉजिटरी से ये जो DP है वो कनेक्टेड होते हैं, रजिस्टर्ड होते हैं, वहाँ पे आपका डीमैट अकाउंट बेसिकली खुलता है। तो आप ये बोल सकते हो कि ये जो DP है ना, ये इन्वेस्टर और डिपॉजिटरी के बीच में एक लिंक है। तो अगर मैं CDSL के प्रमोटर की बात करूँ तो CDSL के प्रमोटर BSE है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इन्होंने ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने CDSL शुरू किया था, लेकिन धीरे धीरे ये स्टेक डाइवर्स हुआ टू लीडिंग बैंक्स एज स्पॉन्सर्स। तो अब आपको दिख रहा होगा कि शेयर होल्डिंग पैटर्न इनका इस तरह से है। अब हम इनके सब्सिडियरीज की बात करते हैं। तो एक कंपनी है इनकी CDSL वेंचर्स लिमिटेड। तो यहाँ पे ये लोग eKYC में डील करते हैं। तो अगर आपको eKYC, आपने सुना होगा, eKYC करवाना है, अगर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो आपको पहली बार KYC करवाना पड़ता है। तो बेसिकली eKYC का बिजनेस ये CDSL वेंचर्स लिमिटेड देखती है और इसको UIDAI रेगुलेट करता है, क्योंकि eKYC में आपको आधार लगता है। ठीक है, तो उस वजह से इसको जो रेगुलेट करता है वो है UIDAI। फिर इनका दूसरा बिजनेस है इंश्योरेंस का। तो यहाँ पे ना जो इंश्योरेंस पॉलिसीज होती हैं और पॉलिसी होल्डर्स की, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, लाइफ इंश्योरेंस हो गया, ठीक है, तो ये सारी पॉलिसीज भी डीमैट फॉर्म में CDSL रखती है। तीसरा इनका बिजनेस है कमोडिटी रिपोजिटरी लिमिटेड। तो यहाँ पे ना जो वेयरहाउस रिसीट्स होता है वो वेयरहाउस रिसीट्स होते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने काफ़ी सारे वेयरहाउस खोल के रखे हैं जहाँ पे आप कमोडिटीज रख सकते हो। बहुत सारे वेयरहाउसेस हैं, लेकिन जो उसका रिसीट्स होता है वो भी एक तरह से डीमैट फॉर्म में है। तो रिसीट्स ये लोग इशू करते हैं। तो ये 3 बेसिकली इनकी सब्सिडियरीज हैं। आप ये बोल सकते हो कि एक तरह से ये डाइवर्सिफिकेशन है। अब हम इनके रेवेन्यू सेगमेंट्स की बात करते हैं। तो पहला जो है वो इशूअर चार्जेस है। तो सेबी के नॉर्म्स के हिसाब से हर एक लिस्टेड कंपनी को लिस्ट होने से पहले CDSL और NSDL, ये 2 जो डिपॉजिटरीज हैं, इन दोनों से कनेक्टिविटी करनी पड़ती है, मतलब कनेक्ट होना पड़ता है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि अगर ये लोग शेयर्स इशू करेंगे, इशूअर मतलब जो कंपनियां शेयर्स इशू करती हैं, तो अगर इनको शेयर्स इशू करने हैं और वो शेयर्स डीमैट में होने चाहिए तो इनको CDSL और NSDL से, दोनों से कनेक्ट होना पड़ेगा, राइट। लेकिन दोनों से ही क्यों, एक से क्यों नहीं? देखो, मान लो एक एक्स कंपनी है जो सिर्फ CDSL से कनेक्ट हुई है, ठीक है। इस केस में मान लो मैं इन्वेस्टर हूँ और मुझे इस एक्स कंपनी के शेयर्स चाहिए, लेकिन मेरा जहाँ डीमैट अकाउंट है, मेरा जो DP है वो रजिस्टर्ड है NSDL से, वो CDSL से रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है। अगर वो NSDL से रजिस्टर्ड है तो मेरा टेक्निकली अकाउंट कहाँ है? NSDL के पास है। तो अब ना ये जो कंपनी है
एक्स कंपनी है, ये सिर्फ CDSL से कनेक्टेड है। सो ऐसे में ना मैं अपने शेयर्स जो है, या रादर मैं शेयर्स खरीद नहीं पाऊंगी, ठीक है। तो इस वजह से हर इशूअर कंपनी को NSDL और CDSL इन दोनों से कनेक्टिविटी करनी पड़ती है। तो ये इशूअर चार्ज क्या है? हर साल CDSL कंपनी से एक एनुअल फीस लेती है। देखो, पहला तो ये चार्ज होता है कि रजिस्ट्रेशन चार्ज होता है, इनिशियल कॉस्ट होता है, ठीक है, वो तो एक ही टाइम होता है। लेकिन उसके बाद ना हर साल CDSL इन इशूअर कंपनी से एक एनुअल फीस चार्ज करती है। तो आप ये बोल सकते हो कि CDSL के हिसाब से ये एक एन्युटी स्टेबल इनकम है, एक एन्युटी बेस्ड इनकम है। तो अब आपको दिख रहा होगा कि ऑलमोस्ट 30 to 35% यहाँ से ये एनुअल इशूअर चार्ज से इनको पैसा आता है CDSL को। और ये एनुअल इशूअर चार्जेस जो होते हैं ये सेबी डिसाइड करती है, तो CDSL अपने मन से इंक्रीज नहीं कर सकती। तो ये सेबी कंट्रोल होता है, तो अगर सेबी चाहे तो इसको इंक्रीज करे, अगर सेबी चाहे तो इसको इंक्रीज ना करे। लेकिन हर 4-5 साल में ये अमाउंट इंक्रीज होता है, लेकिन कितना इंक्रीज होगा कि नहीं होगा, ये सेबी डिसाइड करती है। नेक्स्ट है ट्रांजैक्शन चार्ज या ट्रांजैक्शन कॉस्ट। तो अब अगर हमारे पास डीमैट अकाउंट है तो हमें हर साल एक मेंटेनेंस चार्ज लगता है, ठीक है। तो ये जो है हमारी जो DPs होते हैं, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, ये हमसे लेते हैं। और CDSL ना इन DPs से वो चार्ज लेती है। पहली चीज़ ये हो गई। फिर हर बार जब भी आप ट्रांजैक्शन करते हो और शेयर्स को, बेसिकली शेयर्स में डेबिट होता है, तब आपको एक ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगता है। सो बेसिकली हर बार जब भी आप शेयर्स बेचोगे तब आपको ट्रांजैक्शन चार्ज लगता है। और ये जो ट्रांजैक्शन चार्ज है आपका DP आपसे कलेक्ट करता है, और CDSL और DP इन दोनों में ये चार्ज शेयर होता है। जब भी आप शेयर्स प्लेज करते हो वहाँ पर भी CDSL आपसे चार्ज लेता है। फिर नेक्स्ट है इनका IPO और कॉर्पोरेट एक्शंस चार्जेस में। तो जब भी IPO आता है तो जो CDSL है इशूअर कंपनी से, जो कंपनी IPO लेके आ रही है उस कंपनीज को चार्ज करती है। फिर जो कॉर्पोरेट एक्शंस होते हैं जैसे बोनस हो गया, स्प्लिट हो गया, वहाँ पे भी CDSL इन कंपनीज को चार्ज करती है। नेक्स्ट है ऑनलाइन डेटा चार्जेस। जैसे मैंने आपको कहा कि ये लोग eKYC बिजनेस में है, तो जो कैपिटल मार्केट इंटरमीडिएट्स होते हैं ना, यहाँ से eKYC के थ्रू इनको पैसा आता है। फिर आप अदर्स में देखोगे डॉक्यूमेंट स्टोरेज चार्जेस, फिर जो कमोडिटी रिपोजिटरी चार्जेस हैं, फिर ये लोग इंश्योरेंस में भी है तो वो वहाँ पे जो इंश्योरेंस पॉलिसी चार्जेस होंगे जो वो लोग डीमैट फॉर्म में रखते हैं वहाँ के चार्जेस, तो ये सब कुछ अदर्स में आते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जैसे मैंने कहा कि CDSL सिक्योरिटीज़ को सारा डीमैट फॉर्म में रखता है, तो शेयर्स, अब सिक्योरिटीज़ मतलब उसमें शेयर्स भी आ जाते हैं, बॉन्ड्स भी आ जाते हैं, कमर्शियल पेपर्स भी आ जाते हैं, ठीक है। सो सिर्फ शेयर्स को ही वो डीमैट फॉर्म में नहीं रखता है, बॉन्ड्स, कमर्शियल पेपर्स, बेसिकली सारी सिक्योरिटीज़ को वो डीमैट फॉर्म में रखता है। जैसे मैंने अभी आपको अलग अलग रेवेन्यू सेगमेंट्स बताए थे, तो अभी हम देखते हैं कि उन रेवेन्यू सेगमेंट्स में कितनी ग्रोथ हुई है एक साल में। तो एनुअल इशूअर चार्जेस में अराउंड 15% के आसपास ग्रोथ हुई है, ट्रांजैक्शन चार्जेस में अराउंड 9% के आसपास ग्रोथ हुई है, IPO कॉर्पोरेट चार्जेस में भी अच्छी खासी ग्रोथ है, ऑनलाइन डेटा चार्जेस में भी अराउंड 15-16% की ग्रोथ हुई है। सो इनके जो रेवेन्यू सेगमेंट्स हैं इसमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ हुई है। इस साल ना 1 अप्रैल 2020 से मार्च 31 2021 तक इनके रेवेन्यूज बहुत अच्छे आएंगे, इनके प्रॉफिट अराउंड 180 करोड़ के आसपास आ जाएगा। ये इस साल बहुत अच्छे नंबर्स आपको देखने को मिलेंगे कंपेयर टू अदर ईयर्स। क्यों? क्योंकि इस साल लोगों ने बहुत ट्रांजैक्शंस किए हैं, स्टॉक मार्केट में बहुत सारे लोग एंटर हुए, बहुत सारे ट्रांजैक्शंस हुए, बहुत सारे IPOs आए हैं, ठीक है। सो क्योंकि इनको IPO से भी पैसा मिलता है, तो यहाँ पर ना आपको इस साल में 2020 में भी इनका 19 to 20 में भी इनका बहुत अच्छे रिजल्ट्स थे, और 2020 से 21 में आपको बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि इसी रीज़न की वजह से कि बहुत सारे ट्रांजैक्शंस और बहुत सारे IPOs इस साल आए हैं। कंपनी यहाँ पे ई-वोटिंग में भी है, तो अगर मैं ई-वोटिंग की बात करूँ तो ऑलमोस्ट 5000 कंपनीज ने CDSL के साथ एग्रीमेंट किया है फॉर ई-वोटिंग। अब अगर मैं DPs की बात करूँ ना, जो CDSL के साथ रजिस्टर्ड है, तो अराउंड 599 DPs CDSL के साथ रजिस्टर्ड है। क्यों ऐसा? अभी पहले जैसे कि अब कुछ साल पहले देखोगे तो NSDL का मार्केट शेयर यहाँ पे ज़्यादा था, लेकिन कुछ सालों में ना CDSL ने लिटरली NSDL से मार्केट शेयर लिया है। क्यों?
और 599 क्यों, इतने सारे डीपीज इनके साथ कनेक्टेड या रजिस्टर्ड क्यों है? क्योंकि बेसिकली जीरोधा और अपस्टॉक, ये सारे जो डिस्काउंट ब्रोकर्स है ना, ये लोग CDSL को प्रेफर करते हैं। तो CDSL का रिटेल फोकस ज़्यादा है, वहीं NSDL का इंस्टीट्यूशनल फोकस ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद CDSL जो है वो जो उन ब्रोकर्स के साथ टाई अप करता है जिनका 1 से 2 करोड़ ही नेटवर्थ है। तो जो छोटे छोटे ब्रोकर्स है उनके साथ CDSL टाई अप करता है। फिर टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में CDSL ज़्यादा फोकस करता है। फिर अगर मैं मार्केट शेयर की बात करूँ तो अराउंड 52% मार्केट शेयर CDSL के पास है। अगर मैं BO अकाउंट्स की बात करूँ, बेनिफिशियल ओनरशिप अकाउंट्स जो बोलते हैं, वो CDSL के पास ऑलमोस्ट 2.12 करोड़ है। काफ़ी अच्छी ग्रोथ है BO अकाउंट्स में भी। यहाँ पर CDSL मार्केट शेयर में, हर चीज़ में NSDSL से काफ़ी अच्छी ग्रोथ ले रहा है। ये BO अकाउंट क्यों इंक्रीज हो रहे हैं? क्योंकि लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ गया है, बहुत सारे लोग इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट अवेयरनेस बढ़ गया है, ठीक है। नए अकाउंट ना आप देखोगे ऑलमोस्ट सारे नए अकाउंट CDSL के पास ही ओपन हो रहे हैं। इसका और एक रीज़न ये भी है कि क्योंकि जीरोधा CDSL से कनेक्टेड है और बाकी सारे डिस्काउंट ब्रोकर CDSL से कनेक्टेड है ऑलमोस्ट। तो यहाँ पर क्योंकि बहुत सारे लोग इन डिस्काउंट ब्रोकर्स के पास अकाउंट खुलवा रहे हैं, तो इसका बेनिफिट CDSL को हो रहा है। अब ना अपन थोड़े फाइनेंशियल नंबर्स देखते हैं। अभी तक मोड बाकी है, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, आगे मैंने मोड के बारे में बात की है। तो अब अगर मैं इनके फाइनेंशियल नंबर्स की बात करूँ तो एज ऑन मार्च 2020 इनके नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं। रेवेन्यू नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं, प्रॉफिट नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं। आपको Q3 रिजल्ट्स भी दिख रहे होंगे 21 के, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं इनके। काफ़ी अच्छा प्रॉफिट में भी इंक्रीज हुआ है। जो क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात कर रही हूँ मैं 21 के, सो बहुत अच्छा रिजल्ट इनको मिला है, प्रॉफिट अच्छा हुआ है। तो अगर ओवरऑल हम फाइनेंशियल नंबर्स देखें रेवेन्यू और प्रॉफिट को लेके, तो काफ़ी अच्छे नंबर्स आए और ये आगे थोड़े समय के लिए हमको अच्छे नंबर्स देखने को मिलेंगे। टेक्नोलॉजिकल कॉस्ट और एम्प्लॉय कॉस्ट इनका ज़्यादा अकाउंट करता है, क्योंकि ये कंपनी के पास एज सच कुछ फिक्स एसेट्स है नहीं, रॉ मटेरियल्स कुछ एज सच है नहीं, तो इनका ज़्यादा कॉस्ट एम्प्लॉय कॉस्ट और टेक्नोलॉजिकल कॉस्ट होता है। अगर मैं फ्री कैश फ्लोज की बात करूँ तो फ्री कैश फ्लोज भी बहुत अच्छे रहे इस कंपनी के, क्योंकि इस कंपनी को ना कैपिटल एक्सपेंडिचर कुछ एज सच है ही नहीं। इन्होंने ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा बिठा लिया है, इतने अच्छे मार्जिन है इस कंपनी के, क्योंकि इस कंपनी को कुछ खर्चा एज सच है ही नहीं। अगर मैं एम्प्लॉय कॉस्ट और टेक्नोलॉजिकल कॉस्ट को छोड़ूँ तो बाकी एज सच इनका खर्चा है नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी बैठा हुआ है। इसके वजह से जो एक्स्ट्रा रेवेन्यू आता है वो डायरेक्ट प्रॉफिट में ऐड हो जाता है, इसके वजह से इनके मार्जिन बहुत अच्छे हैं। अगर मैं CFO कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन वर्सेस पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को कंपेयर करूं तो नॉर्मली CFO पैट से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, लेकिन CDSL के केस में ऐसा नहीं है। इसको समझते हैं क्यों। देखो CDSL के पास ना बहुत सारा कैश रिजर्व्स है, तो ये लोग म्यूचुअल फंड्स या ऐसे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो वहाँ से उनको इंटरेस्ट इनकम आता है। तो ये इंटरेस्ट इनकम जो है ये बेसिकली कोर ऑपरेटिंग बिजनेस से तो नहीं है, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से है। तो CFO कैलकुलेट करते समय ना हम लोग ये इंटरेस्ट इनकम वहाँ से माइनस करके इन्वेस्टिंग में ऐड करते हैं, तो इस वजह से आपको CFO कम दिख रहा है एज कम्पेयर टू पैट। तो यहाँ पर कोई जैसे नॉर्मली अगर हम नॉर्मल कंपनीज में देखें, अगर CFO पैट से कम है तो हम ये बोलते हैं कि भाई कंपनीज जो कंपनी है पैसा अच्छे से जनरेट नहीं कर पा रही है, जितना प्रॉफिट वो कमा रही है, तो ये बुक प्रॉफिट हो गया। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है, इस केस में स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि इंटरेस्ट जो है वो आप CFO में ऐड नहीं कर सकते, वहां से आपको माइनस करके इन्वेस्टिंग में ऐड करना पड़ेगा। इस वजह से आपको CFO पैट के कंपैरिजन में कम दिख रहा है। अगर मैं ROE की बात करूं, रिटर्न ऑन इक्विटी, तो रिटर्न ऑन इक्विटी भी काफी अच्छा रहा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर मोड्स मतलब क्या, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। क्या कंपनी के पास ऐसा है कि ये कंपनी अपने कॉम्पिटिटर्स को दूर रखेगी, या ये कंपनीज इतने अच्छे मार्जिन, इतने अच्छे प्रॉफिट्स क्यों कमा रही है। देखो सबसे पहला मोड जो मुझे यहाँ पे नजर आता है वो ये कि CDSL की ग्रोथ किस पे डिपेंडेंट है। CDSL से जितने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स कनेक्ट होंगे उतना CDSL को फायदा होगा, ठीक है। और एक बार DPs इनसे कनेक्ट हो गए तो यहाँ पर मान लो अगर मैं एक DP हूँ, मैं जीरोधा हूँ, मैं CDSL से कनेक्टेड हूँ, ठीक है, मैंने CDSL के साथ रजिस्टर किया। अब यहाँ पर ना मैं CDSL को छोड़ के नहीं जाऊँगी, मतलब क्या, यहाँ पर स्विचिंग कॉस्ट बहुत हाई है। देखो मैं एज अ DP मुझे क्या चाहिए कि CDSL का एक अच्छा बिजनेस मॉडल हो, ट्रस्ट वर्दी हो और अच्छी सर्विस दे दे, ठीक है।
सो यहाँ पर मैं एक बार जब CDSL से रजिस्टर हो गई, उसके बाद ना मैं उसको छोड़ के कोई और डिपॉजिटरी के पास नहीं जाऊंगी। यहाँ पे स्विचिंग कॉस्ट हाई है कि मैं CDSL को छोड़ के कोई और डिपॉजिटरी के पास जाऊँ, इस झंझट में मुझे नहीं पड़ना, क्योंकि यहाँ पे स्विचिंग कॉस्ट हाई होते हैं। तो ये एक मोड हो गया। फिर दूसरा मोड है रेगुलेटरी। अब जैसे कि सेबी ने 2 डिपॉजिटरी को अलाउ किया है ये बिजनेस में, देयर इज वेरी लेस चांस कि सेबी तीसरे डिपॉजिटरी को लाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ना, जैसे कि यहाँ पे अब आप देखोगे कि CDSL एज सच कोई मार्केटिंग नहीं करता। मार्केटिंग कौन करते हैं? ये जो ब्रोकर्स हैं, ये जो DPs है। इसका लाभ किसको होता है? इसका लाभ होता है CDSL को, क्योंकि CDSL को कोई मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं है। जो ब्रोकर्स हैं या जो DPs हैं वो पूरी मार्केटिंग कर रहे हैं, वो सब कुछ देख रहे हैं और लाभ हो रहा है CDSL को, राइट। सो ये भी एक बहुत अच्छा मोड है कि CDSL को एज सच कोई खर्चा करने की जरूरत नहीं है, उसको बैठे बैठे एक तरह से बोल सकते हो कि पैसा मिल रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर एक और ये मोड मुझे नजर आता है। फिर तीसरा है ऑपरेटिंग लिवरेज। खैर ये जो मोड है ना ऑपरेटिंग लिवरेज, ये सारी प्लेटफॉर्म कंपनियों को मिलता है, ठीक है। सो यहाँ पर CDSL के मार्जिन इतने क्यों हाई? इनको ऑपरेटिंग लिवरेज का बहुत फायदा है। एक बार इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बिठा दिया, एक बार इन्होंने सब कुछ वो सॉफ्टवेयर लगा दिया, सब कुछ कर दिया, उसके बाद उनको फिर से इंफ्रास्ट्रक्चर बिठाने की जरूरत नहीं है। हाँ, जो उनके टेक्नोलॉजिकल चार्जेस हैं, जो इनको टेक्नोलॉजी अपग्रेड करनी पड़ती है, वो उनको करना पड़ेगा। एम्प्लॉयज़ के चार्जेस हैं वो बढ़ते जाएंगे, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जेस हैं ना वो नहीं बढ़ेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर एक बार इन्होंने बिठा दिया तो इनको फिर से इंफ्रास्ट्रक्चर आज तक बिठाने की जरूरत है नहीं। जो एक्स्ट्रा उनको रेवेन्यू मिल रहा है, देखो CDSL के लिए क्या है, जितने DPs इनसे कनेक्ट हो, जितने DPs इनसे रजिस्टर हो ना, उतना ज़्यादा इस बिजनेस के लिए अच्छा है, क्योंकि जो एक्स्ट्रा इनको रेवेन्यू आएगा, जो एक्स्ट्रा DPs इनके साथ रजिस्टर होंगे, उसके लिए इसको एज सच एक्स्ट्रा खर्चा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी उसने बिठा के रखा है। तो ऐसे में ना प्रॉफिट्स जो है, रादर जो एक्स्ट्रा रेवेन्यू है वो सीधा प्रॉफिट में चले जाएंगे, तो उसकी वजह से इनके मार्जिन्स बहुत अच्छे हैं। अब और एक चीज़ आप बोलोगे कि ऑलमोस्ट आई गेस सेबी ने 1-2 बार ऐसे हिंट दिए कि उनको वो तीसरे डिपॉजिटरी को लाने वाली है। देखो मुझे तो फोर्सेबल फ्यूचर में ऐसा लगता नहीं है, लेकिन मान लेते हैं कि ऐसा होता भी है। जैसे सेबी ने शायद थोड़े जो रिक्वायरमेंट्स होते हैं, कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, जो रिक्वायरमेंट्स होते हैं वो थोड़े लूज कर लिए हैं। सो अगर मैं ये मानूं कि चलो कोई एक तीसरा डिपॉजिटरी आता भी है, लेकिन इससे ना CDSL तब तक जब तक कोई डिपॉजिटरी आए, CDSL या NSDL फॉर दैट मैटर, ये लोग अब जो DPs हैं उनको ऑलरेडी अपने साथ रजिस्टर कर लेंगे। तो यहाँ पे ये लोग जो नेटवर्क ऑफ DPs है ऑलरेडी ये लोग फॉर्म कर लेंगे। सो अगर मैं सिर्फ CDSL की बात करूँ तो ऑलरेडी नेटवर्क ऑफ DP वो लोग फॉर्म कर लेंगे। तो ऐसे केस में ना कोई नया डिपॉजिटरी आता है, सो मार्केट शेयर छीनना, वो DPs छीनना आसान नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि मैंने क्या बोला आपको कि DPs जो है इनके लिए हाई स्विचिंग कॉस्ट होता है किसी दूसरे डिपॉजिटरी के पास जाना, अनलेस वो डिपॉजिटरी बहुत ही कुछ अलग सर्विस है, बहुत ही कम कॉस्ट तो नहीं दे रहा, ठीक है। अब अगर मैं इनके स्ट्रेंथ्स की बात करूं तो बहुत कुछ परसेंटेज पैसा इनको IPO से आता है, ठीक है। सो क्योंकि अभी IPOs बहुत आ रहे हैं, हर एक इन्वेस्टर IPO में इन्वेस्ट कर रहा है, और रादर जो इन्वेस्टर्स या जो लोग स्टॉक मार्केट में नहीं थे या स्टॉक मार्केट में नहीं आते थे, वो लोग सिर्फ IPO की वजह से स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं। क्योंकि IPO के शेयर्स अगर आपको चाहिए तो आपको डीमैट ओपन करना पड़ेगा, तो वो IPO के चक्कर में ना, वो IPO की वजह से बहुत सारे डीमैट्स खुल गए हैं, ठीक है। ये कोरोना में भी हुआ कि क्योंकि कोरोना की वजह से लोग घर में बैठे थे, वर्क फ्रॉम होम था, तो बहुत सारे लोगों ने डीमैट अकाउंट्स खोल दिए, ठीक है। सो ऐसे केस में जीरोधा के डीमैट अकाउंट्स बहुत बढ़े, और क्योंकि जीरोधा CDSL से रजिस्टर्ड है तो CDSL का रेवेन्यू भी बढ़ गया, ठीक है। और इस केस में ना, जैसे IPO की मैं बात कर रही थी, क्योंकि IPOs बहुत आ रहे हैं और इन्वेस्टर्स या लोग IPO की वजह से डीमैट्स अकाउंट खोल रहे हैं, तो जितने IPOs आएंगे उतना CDSL को फायदा होगा। और सेकंड चीज़ ये कि जितने IPOs आएंगे CDSL को उतना फायदा होगा। कैसे कि IPOs, जो भी कंपनी IPO लेके आती है उसको CDSL को IPO चार्जेस जो होते हैं वो CDSL लेता है, तो जितने ज़्यादा IPOs आएंगे उतना चार्ज ज़्यादा CDSL को मिलेगा, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। फिर थर्ड चीज़ ये, क्योंकि रिटेल पार्टिसिपेशन बहुत बढ़ रहा है, इन्वेस्टर अवेयरनेस की वजह से लोग मार्केट में आ रहे हैं,
तो उसके वजह से भी CDSL को बहुत फ़ायदा होगा। और जैसे यूएस में आप देखोगे ना, ऑलमोस्ट 50% लोगों के पास डीमैट अकाउंट्स है। वहीं पे इंडिया में 4-5% के आसपास ही लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट करते हैं। वहीं यूएस का फिगर ऑलमोस्ट 50% है। सो यहाँ पर पार्टिसिपेशन इन स्टॉक मार्केट इंडिया में बहुत कम है। ये आगे जाके बढ़ेगा, जिसकी वजह से CDSL को बहुत फायदा होगा। अगर मैं अनलिस्टेड कंपनीज की बात करूं, तो क्योंकि अभी अनलिस्टेड कंपनीज के भी शेयर्स डीमैट में जाएंगे, सो वहाँ पर अराउंड 80,000 जो कंपनीज हैं वो अनलिस्टेड स्पेस में है। उसमें से अराउंड 11,000 जो कंपनियां हैं वो CDSL के साथ है अनलिस्टेड स्पेस में। तो यहाँ अब भी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। अब अगर मैं इनके रिस्क की बात करूँ, पहला रिस्क जो मुझे ये लगता है वो डिपेंडेंसी ऑन स्टॉक मार्केट, इन सिक्लिकल नेचर थोड़ा। तो जैसे कि इनका ऑलमोस्ट 20% ट्रांजैक्शन रेवेन्यू से आता है, ट्रांजैक्शन चार्जेस से आता है, फिर कुछ परसेंट इनका IPO से आता है। सो ऐसे में ना अगर मार्केट सेंटिमेंट्स अच्छे नहीं रहे तो इनके रेवेन्यू को अफेक्ट हो सकता है। फिर अगर मार्केट सेंटिमेंट्स की वजह से IPO में इतनी ग्रोथ नहीं आई, या IPO में अगर कम ग्रोथ हुई या IPO ज़्यादा नहीं है, तो इनको थोड़ा बहुत इनको अफेक्ट हो सकता है, इनके रेवेन्यूज को अफेक्ट हो सकता है। सेकेंड चीज़ रेगुलेशन, क्योंकि सेबी इनको रेगुलेट करता है। सो ऐसे में अगर कुछ ऐसे रेगुलेटरी चेंजेस आते हैं जो इनके अगेंस्ट में हो, सो इनको अफेक्ट हो सकता है। अब अपन बात करते हैं वैल्यूएशन की। वैल्यूएशन से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे पास ये शेयर्स ऑलरेडी हैं, ठीक है। अभी जो इसका PE रेशो चल रहा है वो ऑलमोस्ट 34 के आसपास चल रहा है। अब ये क्या महंगा है या सस्ता है? देखो, अगर मैं सिर्फ PE के बेसिस पे देखूँ ना, ऐसे कि 34 का PE है और पिछले कुछ महीनों में इसका स्टॉक प्राइस भी काफ़ी बढ़ा है, और अगर इसका ऑल टाइम PE देखोगे तो थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि अभी इसको 3 या 4 साल ही हुए हैं लिस्ट होके। सो इसका ऑलमोस्ट PE रेशियो एज कम्पेयर टू हिस्ट्री ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन इसका एक रीज़न है। अब क्या रीज़न है? देखो, ये ऐसी कंपनी है कि इस सेक्टर में या इस डिपॉजिटरी सेक्टर में सिर्फ CDSL है और NSDL है। सो यहाँ पर ये हो गया कि यहाँ पे ज़्यादा लोग हैं नहीं और हाई एंट्री बैरियर है, तो थोड़ा इसको प्रीमियम मार्केट वैल्यूएशंस भी दिए हैं। और दूसरी चीज़ ये कि कोरोना के वजह से तो बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट में एंटर हुए हैं, बहुत सारे लोग इन्वेस्टिंग शुरू किए हैं। तो इस केस में बहुत सारे डीमैट्स अकाउंट भी खुले हैं, और आगे जाके भी ना ये डीमैट्स अकाउंट खुलेंगे ही। तो यहाँ पर आगे अपॉर्चुनिटी बहुत है, तो मार्केट ने उसके लिए भी इसको वैल्यूएशन दिया है। और एक चीज़, मार्केट ने इसको ज़्यादा हाई वैल्यूएशन इसलिए दिया क्योंकि अभी के जो नंबर्स है ना, बहुत अच्छे नंबर्स मिले हैं इसको। मतलब बहुत अच्छा रेवेन्यू है, बहुत अच्छा प्रॉफिट है, काफ़ी अच्छे नंबर्स इस साल कंपनी के पास है। लेकिन मुझे ये स्टॉक इसलिए पसंद है क्योंकि इसका जो 30% रेवेन्यू है वो तो इसको एनुअल चार्जेस से मिल रहा है। मतलब ये बोलो कि 30% एन्युटी बिजनेस टाइप है ये, ठीक है। 30% जो इनको रेवेन्यू मिल रहा है वो एन्युटी टाइप है, ठीक है। तो मुझे ये एक चीज़ अच्छी लगती है। मुझे थोड़ी ना, भले ही देखो मैं आपसे ये बता दूं कि ये स्टॉक ना, मुझे ये पता है कि ये स्टॉक कोई मुझे बम्पर गेन्स नहीं देने वाला है, एटलीस्ट इन शॉर्ट टर्म नहीं। ये ऐसा स्टॉक है कि स्टेबल, बोलते हैं ना, स्टेबल, स्लो एंड स्टेबल वाली कंपनियां हैं जो धीरे धीरे स्टेबिलिटी से मुझे रिटर्न देगी। मेरे पोर्टफोलियो में मुझे ऐसी भी कंपनियां अच्छी लगती है। 1-2 ऐसी कंपनियां मुझे लगता है कि ऐसी होनी चाहिए जो आपको एक स्टेबिलिटी दे, एक स्टेबल रिटर्न्स दे। सो ये भी एक रीज़न है कि मेरे पास ये स्टॉक है। थर्ड रीज़न ये है कि ऐसा समझ लो कि ये स्टॉक अपने बच्चों के लिए है, ठीक है, क्योंकि हमें तो इसका एज सच इतना फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि बाकी सारे अगर आप कंपनी से कंपेयर करोगे तो बहुत सारे बम्पर रिटर्न्स मिले होंगे, ठीक है। मल्टी बैगर 20% रिटर्न, 25%, 40% रिटर्न, ठीक है। सो आप इस स्टॉक से ना वैसी उम्मीदें मत करना, क्योंकि ये मैंने जैसे कहा कि स्टेबिलिटी वाला स्टॉक है, स्टेबल रिटर्न आपको देगा। सो इसीलिए मुझे ये स्टॉक पसंद है। और जो मैंने मोड्स बताया आपको, मुझे ये स्टॉक इस मोड्स की वजह से ना बहुत अच्छा लगता है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जब मैंने खरीदा था, मुझे पता है कि मैंने महंगे में खरीदा है। ऑलमोस्ट 450 के आसपास मैंने ये स्टॉक खरीदा था, 450-500 के आसपास मैंने खरीदा था। ये मैं महंगा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कोरोना के टाइम पे, जब लॉकडाउन के टाइम पे ना, ये ऑलमोस्ट 200-250 के आसपास पहुँच गया था। तो अगर मैं तब खरीदती तो मुझे बहुत ज़्यादा रिटर्न्स मिलते। लेकिन मैंने इसको 450-500 के आसपास जो खरीदा वो मुझे महंगा लगा। लेकिन क्यों खरीदा, मैंने आपको ये रीजंस बताए, क्योंकि मैं ये एक तो लॉन्ग टर्म रखने वाली हूँ, मेरा कोई इरादा नहीं है इसको अभी बेचने का।
मैं इसको बहुत साल रखने वाली हूँ और मुझे पता है कि बहुत सालों में ये मुझे काफ़ी अच्छे रिटर्न देगा। सो मुझे पर्सनली ये स्टॉक अच्छा लगता है इस प्राइस पे। हाँ, मैं बोलती हूँ आपको कि ये थोड़ा मुझे महंगा लगता है इस प्राइस पे, क्योंकि अगर मुझे तो वो 450-500 पे भी थोड़ा महंगा लग रहा था, तो अभी तो वो और थोड़ा बढ़ गया है। तो मुझे पर्सनली महंगा लगता है क्योंकि मैंने इसको 250-350 के आसपास इसको देखा था, तो तब मुझे ज़्यादा सस्ता लग रहा था। ठीक है, आप क्या कर सकते हो ना, अगर आप अभी के प्राइस पे खरीद रहे हो तो प्लीज़ इसको बेचना मत, क्योंकि अगर आप बेचोगे ना आप पैसा नहीं कमा पाओगे इस स्टॉक से, क्योंकि ये स्टॉक बहुत धीरे धीरे परफॉर्म करेगा, बहुत धीरे। तो जैसे 21 में इसने बहुत अच्छे नंबर्स दिखाए हैं, 22-23 में क्या ये ऐसे ही नंबर्स दिखाएगा मुझे नहीं पता। हो सकता है कि 21 के कंपैरिजन में ना 22-23 के नंबर्स इतने अच्छे ना आए, मुझे नहीं पता। हो भी सकता है कि आए, हो भी सकता है कि नहीं आए। ठीक है, क्यों थोड़ा लैग हो सकता है कि क्योंकि 21 में बहुत अच्छा ईयर था ये 21, ठीक है, लेकिन 22 में वैसे ही नंबर्स आएंगे, आई डोंट नो, आ भी सकते हैं नहीं भी आ सकते हैं। ठीक है, सो आपने क्या करना चाहिए, देखो मुझे ऐसा लगता है कि अगर अभी आपको ये स्टॉक अभी महंगा लगता है और आपको खरीदना है तो मैं बोलूँगी या तो डिप्स पे आप खरीद लो, आगे जाके हो सकता है कि प्राइस नीचे आए तब आप खरीद सकते हो, डिप्स पे आप खरीद सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि आगे जाके शायद डिप्स ना हो तो आप अभी एंटर हो के बाद में डिप्स पे खरीदो, ऐसा भी आप कर सकते हो। लेकिन अगेन प्लीज़ आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ के ही अपना पैसा इन्वेस्ट करना। आप देखिएगा मैंने सारे जो रिस्क आपको बताए, फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछिए और फिर ही अपना पैसा इन्वेस्ट कीजिए। मैं बोल रही हूँ सिर्फ इसलिए मत कीजिएगा। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद एंड नमस्ते।